टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लूप कैसा भी हो सकता है, आप अभी रेक्टेंगुलर ले लेंगे और डेरिवेशन में आपको ये पता चल जाएगा कि इस आकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसका एरिया कितना इंक्लोज हो रहा है इसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम करेंगे, फिर मैं याद दिलाता हूं, इसके डेरिवेशन में आपने पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी स्टार्ट करेंगे, तो यही लिखने का इशारा मिल जाता है, कंसिडरिंग एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, लिखते हुए साथ साथ। Considering a uniform magnetic field B. Yes, sir. A small cut for current carrying P Q R S, ठीक है। इस तरह करंट गया है, तो ऐसे एक राउंड लगाने के बाद वापस आ गया आई, क्लियर, इट इज हैंगिंग। तो considering a uniform magnetic field B in which a rectangular loop PQRS current carrying I is hanging as shown। फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल क्लीन होता है एकदम, जो दिख रहा है जो करना है वो सब लिख होता है और फिर उसमें कुछ बच जाए कुछ छूट गया तो जैसे वो फर्स्ट टाइम आता है डेरिवेशन वही बता दो कॉमा करके, वेयर दिस इज दिस। वैसे जो ये लिख देते हो ना एज शोन, तो कई बातें बस डायग्राम में लिख दो चल जाती हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी लेंथ L और ब्रेथ को B एज्यूम करना। Sir, a rectangular loop PQRS where current carrying I in which a rectangular loop PQRS current carrying I is hanging as shown। हो गया। अब देखिए ये चार पार्ट्स हैं, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, इस पे लगने वाला फोर्स चारों पे इंडिविजुअल चेक करना, पूरा फोकस PQ पे करना। Yes, sir. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स सकता है, Yes. फील्ड इधर है, करंट ऊपर है, Force cross हाँ क्रॉस होने के अंदर जाता है, अंदर जाता है फोर्स, उसे F1 कह सकते हो। ऐसे ही SR पे चेक करें, बाहरी तरफ आ जाएगा, इसमें बाहरी की तरफ आ जाएगा, उसे F2 है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, F2। अभी होता IPL साइन थीटा, थीटा 90 है, I दोनों में एक जैसा है, B दोनों के लिए एक जैसा है, L दोनों का एक जैसा है, तो F1 F2 मैग्नीट्यूड एक जैसे आएंगे। Yes, sir. चलिए अब PS के ऊपर विचार करें। अभी वो फील्ड के पैरेलल है, Yes, sir. तो कोई करंट उस पे नहीं ले, कोई फोर्स पे नहीं ले, और RS पे भी RQ पे भी नहीं ले। हाँ.
जो कंडक्टर फील्ड के पैरेलल नो फोर्स है। अब आप यहाँ देखिए आराम से इत्मीनान के साथ कि अपर और लोअर ब्रैथ्स पे तो कोई फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, और खड़ी वाली लो पे इस पे अंदर से बाहर फोर्स काम कर रहा है। जैसे ये लूप है, तो ना तो इस पे कुछ काम हो रहा है ना इस पे कुछ काम हो रहा है, फोर्स इस पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और इस पे लग रहा है बाहर की तरफ, तो क्या होगा, रोटेट करेगा, यानी ये दोनों फोर्स टॉर्क बना देंगे। पर सोचिए कि अगर जरा सा इसने रोटेट कर दिया तो ये ब्रेथ अब फील्ड की सीध में नहीं रही, तो फोर्स काम करना चालू हो, जरा सा घूम देगी। परंतु एक बात है, जितना फोर्स भी इस पे काम करेगा उतना ही फोर्स इस पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। मानो थोड़ी देर के बाद ये यूं घूम के यूं हो गया, यानी ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करना बाहर आ रहा है, तो नीचे वाले में अंदर जा रहा होगा। तो सोचिए ये है करंट बाहर आ रहा है ऊपर वाले केस में, तो फोर्स ऊपर ले, जब ये लूप पूरा परपेंडिकुलर घूम जाएगा तो ये जो ऐसे में करंट जा रहा है फिर तो ऐसे में आएगा ना आपकी तरफ, फिर उधर है करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो फोर्स कहाँ लगा, ऊपर चल जाएगा, तो नीचे वाले में करंट अंदर जाएगा, तो फोर्स नीचे जाएगा। 90 डिग्री घूमने के बाद, ठीक है, यानी कि जैसे ही वो 0 डिग्री से बैलेंस होना, वो टर्न होना शुरू होगा, तो अपर और लोअर ब्रेथ में फोर्स लगने शुरू तो हो जाएंगे, पर हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, क्योंकि एक सीध में है और ऑपोजिट है और इक्वल है, तो इसलिए इन फोर्सेस को लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ लिख दो उनको, यहाँ लिख दो F4, F1, F2, F3, F4, और सारी बातें बता दी। तब नेट फोर्स of F3 and F4 is always 0. F3, F4 हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते रहे, वेरिएबल होंगे इसमें बिल्कुल 0 है, थोड़ी देर बाद अस्तित्व में आ जाएंगे, मैक्सिमम भी हो जाएंगे, परंतु हमेशा ही एक दूसरे को कैंसिल करते रहे, इनका कोई योगदान नहीं। ठीक है, अब आइए इनके ऊपर F1, F2, ये भी इक्वल हैं, ये भी पैरेलल हैं, ये भी ऑपोजिट हैं, परंतु एक सीध में नहीं है। एक सीध में होते तो कैंसिल हो जाते, तो ये अलग अलग होने के कारण ये टॉर्क बना रहा है। दूसरी बात, जब ये थोड़ा टर्न हो जाएगा तब भी ये लाइन जो है, लेंथ जो है परपेंडिकुलरली बनी रहेंगे। सोच लो, इसमें परपेंडिकुलर, थोड़ा टर्न करने के बाद भी परपेंडिकुलर ही रहेंगी, यानी कि F1 और F2 ये दोनों इक्वल रहेंगे और IBL sin 90 बना रहेगा हमेशा टर्न होने के बाद भी। तो कुल मिला के F3, F4 रिजल्टेंट ऑलरेडी 0 हो गया और F1, F2 टॉर्क बना रहे। सर ये F3 और F4 कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ ये सॉरी सर ऑपोजिट डायरेक्शन पे काम, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल हैं और एक ही एक्शन लाइन में है। F1, F2 भी इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, पैरेलल हैं, पर एक सीध में नहीं, इसलिए टॉर्क बना है, एक ही अंतर बस टॉर्क बनाना।
जब ये पूरा 90 डिग्री घूम जाएगा तो ये भी एक सीध में आ जाएंगे। यस सर। F1 F2 हमेशा एक सीध में है। ये तो टॉर्क लगना बंद हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। जी सर। क्लियर? यस सर। ये जो फोर्स इस पे अंदर इस पे बाहर लग रहा है, जब ये एक सीध में आ जाएगा तो कैंसिल। और एक सीध में कब आएगा ये? हाँ जी, अभी ऐसे में है, इस फोर्स अंदर लग रहा है, इस पे बाहर लग रहा है, यू ऐसा। अब ये फोर्स भी आपस में कैंसिल हो रही है। ये तो कैंसिल हो ही रहे हैं हमेशा, ये भी कैंसिल हो। ये ऐसी इक्विलिब्रियम स्थिति है, यहां पे आके रुकना चाहिए। इसकी लूप की एक्सिस तो ये हुई ना परपेंडिकुलर। जब ये फील्ड की सीध में आ जाएगी, प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन हुआ, एक्सिस सीधे में आ गई उसके। लूप की एक्सिस जैसे ही फील्ड की सीधे में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम इज टेक प्लेस। और ये एक्सिस जब तक सीध में नहीं है तो टॉर्क लग रहा है। हमें ये निकालना है कि इक्विलिब्रियम से एक्सिस अगर थीटा बैंड पे है तो उस पर कितना टॉर्क लग रहा है, या ठीक है सर। यहाँ पे जैसे बैंड हो गया, हाँ, फिर दोनों बैलेंस हो जाते हैं, 90 डिग्री बैलेंस हो जाएंगे। यस सर। अब इसमें से टॉर्क लगेगा। अब इसमें टॉर्क लग रहा है इस समय, जब जो स्थिति दिखाई गई है बोर्ड में, टॉर्क लग रहा है। अब ये टर्न होना शुरू हो गया, डिंग डिंग डिंग। F3 F4 भी एक्टिवेट हो गए, पर वे एक दूसरे को हाथों हाथ कैंसिल कर रहे हैं। F3 F4 का कोई मतलब इसमें योगदान, कोई योगदान नहीं। अभी F1 F3 एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं, और ये एक सीधे में आ गए, अब ये भी कैंसिल हो गए। अब इस पे कोई ना तो नेट फोर्स काम कर रहा है, ना नेट टॉर्क काम कर रहा है। इस समय ये लूप फील्ड के परपेंडिकुलर आ चुका है, ऑन द अदर हैंड इसकी एक्सिस लूप की सीध में आ चुकी है। लूप इक्विलिब्रियम में मैग्नेटिक फील्ड में तब रहेगा जब उसकी एक्सिस लूप फील्ड की सीध में आ जाएगी। अगर सीध में नहीं है, थीटा एंगल पर है, तो कितना टॉर्क लग रहा है ये हमें निकालना है। ये है महान आर्टिकल, ठीक है। तो व्हेन, अब आएगा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन थीटा is the angle between axis of loop and field. When theta is the angle between axis of loop and field. तो पहले डायग्राम बना लो। व्हेन में जब ऐसा है तो डायग्राम बना लो। ये डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही समझ में नहीं आता बच्चों, और ये तुम्हारे समझ में नहीं आया जिसका तुम लाइव में इसका डायरेक्शन जानना चाह रहे हो। अब अच्छे प्रकार से सुनो। ये है लूप, फील्ड लाइन है ऐसे, और ये जब ऐसे घूम जाएगा तो ये आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी ये थीटा एंगल ऐसे में, इसकी एक्सिस अभी फील्ड से थीटा एंगल बना रही है, और मैं इसको अब ऊपर से देखना चाह रहा हूं। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे लूप की जगह सिर्फ उसकी ब्रेथ दिखाई देगी, ठीक है। और इस पे फोर्स इधर लग रहा है और इस पे इधर लग रहा है, ताकि इसको यूं घुमा सके। इस पे आपकी तरफ लग रहा है, इस पे मेरी तरफ लग रहा है। ये दोनों फोर्स एक सीध में आने वाले हैं और ये आ जाएंगे।
Yes. क्लियर? ये डायग्राम में बनाना चाह रहा हूं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये दिख रही है मुझे लूप के नाम की सिर्फ क्या ब्रेथ। Yes. ये है इसकी एक्सिस जो थीटा में बना रही है। Yes. इस पे लग रहा है फोर्स ऐसे में, इस पे लग रहा है ऐसे में। Yes. ये है P, ये है S, लंबाई है इसकी B, मतलब ब्रेथ। इसको क्या रखा मैंने F1 और इसको क्या रखा है F2। Yes. जब ये थीटा बिल्कुल 0 हो जाएगा तो F1 F2 भी एक सीध में आ जाएंगे। हाँ. अब बताओ, इसको ऊपर से देखने पे ऐसा व्यू आपके समझ में आया कि नहीं आया? सर ऊपर रखने से ऐसा ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने में ब्रेथ नजर आ रही है, Yes, sir. ये नजर नहीं आ रहा, नहीं. ना लेंथ नजर आ रही है। Yes, sir. हाँ, लेंथ पे लगने वाले फोर्स दिख रहे हैं जरूर। जी सर. ये ब्रेथ दिखाई दे रही है, परंतु इससे कितना नीचे फोर्स लग रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। Yes, sir. वो चीज है, ये ऐसे में लेंथ रही होगी, ऐसे में Yes. उस पे लग रहे हैं फोर्स। हाँ. तो ऊपर से तो आपको क्या दिखाई देगा? ब्रेथ, Breath. एक्सिस, हाँ. फील्ड, फील्ड और एक्सिस के बीच का एंगल Yes, sir. F1 F2। रही बात F3 F4 की, तो F3 F4 या तो आंखों की तरफ आता रहेगा या उससे दूर जाता रहेगा। हाँ, और ऊपर से देखोगे तो अब तो सुना आ गया होगा Yes, sir. अच्छी तरह से। जी सर. और एक बार दिमाग दौड़ा लो कि ऊपर से देखने पे क्या यही स्थिति है? सर वो जो एंगल थीटा सर वो कहाँ से? वो थीटा यहाँ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इस समय ये एक्सिस ऐसे जा रही है। Yes, sir. जब थोड़ा टर्न हो जाएगा तो एक्सिस बना नहीं पाओगे, तो उसको ऊपर से देखना पड़ेगा। अगर आप यहां से देख रहे हो तो आप एक्सिस को देख पा रहे हो ना। अगर आप यहां से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, तो एक्सिस देख पा रहे हो ना, Yes, sir. और फील्ड भी देख पा रहे हो, 90 डिग्री भी देख पा रहे हो। हाँ. जब ये टर्न होगा तो 90 डिग्री घटता हुआ दिखाई देगा आपको, ऊपर से देखोगे तो जी सर. बस वो दिखाई दे रहा है ऊपर से। Yes. ऊपर से अगर आप फील्ड एक्सिस देखना चाहते हो तो लूप का एरिया और लेंथ भी नजर आएंगे, Yes. और पूरा पूरा लूप देखना चाहते हो तो एक्सिस ड्रॉ नहीं कर पाओगे। Yes. इस समय एक्सिस देखने की जरूरत नहीं थी, इस समय एक्सिस देखने की जरूरत है। Yes. क्लियर है? Yes, sir. बढ़ू आगे। हाँ. So when theta is the angle between axis of loop and field, torque on loop. Torque on loop. Torque on loop. Torque is equal to any one force F1 or F2 into perpendicular distance, ये था टॉर्क। दोनों ही फोर्स IBL है, हाँ. IBL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये एक्सल लाइन है F2 की और ये एक्सल लाइन है F1 की।
और आपको ये चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes. अगर थीटा 0 हो जाए ये भी 0 हो जाएगा, जी सर। अगर पूरा 90 यूं हो जाएगा तो वो यूं हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा ना। और ये ब्रेथ बी है, बी का कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा सामने वाला, बी साइन थीटा। Yes sir. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, बी Real. B साइन sir. थीटा। क्लियर। Yes. अब आप इसमें आई और एल इंटू बी को एक साथ लिख दो, एल बी बचा बी साइन थीटा। Yes sir. अब एल इंटू बी को मैंने क्यों साथ लिखा होगा तुम्हें पता चल गया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो गया। एरिया हो, हो जाएगा। आई ए बी साइन थीटा। ए जो है एल इंटू बी जो लिखा आपने एरिया ऑफ लूप, Yes. एरिया ऑफ लूप। यानी कि लेंथ ब्रेथ से मतलब नहीं है, एरिया कितना है इससे मतलब है। Yes. यानी सर्कुलर लूप भी होता है तुम्हें पाई आर स्क्वायर चाहिए, एरिया चाहिए, डायमेंशन से मतलब नहीं है उसका, एरिया कितना इंक्लोज कर रहा है ये चाहिए। ओके। Yes sir. और सोचें कि इसने जो एक टर्न लिया उसके बाद अगर दूसरा टर्न ले लेता है एक और, तो पहले टर्न में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना था ना, वही करंट वही एरिया वही फील्ड वही थीटा, Yes. और दूसरा भी हु वैसे होता, Yes sir. तो डबल हो जाता, जी सर। और तीन टर्न होते तीन गुना हो जाता। हाँ तो N हो जाएगा। यस, फॉर एन लूप्स या फॉर कॉइल ऑफ एन लूप्स, फॉर या फॉर एन लूप्स, फॉर एन लूप्स यानी कि कॉइल होगी वो। दिस टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। जी सर। एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, क्या मतलब बस का, ये करंट कैरिंग कॉइल है हाँ। और इसकी एक्सिस फील्ड की सीध से थीटा एंगल पर है। Yes. एक अपने पहले यहां तक अपडेट कर लो, अभी आर्टिकल पूरा नहीं हुआ है, यहां तक पूरा अपडेट कर लेते। ठीक है, हो गया ना। Yes. अब देखो ध्यान देना, अब ये अब जरूरी चौखंडी हो, अब तुझे बोल भी हो, Yes. और एन लूप है ऐसे, यानी कि ये है लूप और ये एक्सिस है इसकी। Yes. करंट कैरिंग अगर कॉयल है तो उसकी एक्सिस फील्ड की सीध में है, तो बची हुई है टॉर्क से भी फोर्स से भी, जी सर। और फील्ड की सीध में नहीं है तो टॉर्क लग गया उस पर, जो फील्ड की सीध में ले आएगा उसको। Yes. कुल मिला के अब तक जो है आप ये देख पाए हैं, आप ये देख पाए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे कि कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कॉइल है थीटा एंगल बनाती हुई, अब करंट कैरिंग कॉइल तो एक मैग्नेटिक पोल डायपोल की तरह काम करती थी ना, Yes sir. तो इसको मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं।
तो अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेट, इट बिहेव एज ए मैग्नेट, Yes, sir. थीटा एंगल बनाते रखा गया। हाँ. जैसे कभी आपने कुछ महीनों पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल जो थीटा एंगल बनाते हुए रखते थे, Yes, sir. तो उसको भी सीधा करने के लिए टॉर्क लगता था, जी सर. पीई साइन थीटा। P sin theta. Yes, sir. हूबहू बिल्कुल सेम सिमिलर केस एकदम। Yes, sir. इस पे अभी आपने पढ़ा टॉर्क NIAB साइन थीटा। Yes, sir. तो यहां पे साइन थीटा है तो यहां भी साइन थीटा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके बदले यहां मैग्नेटिक फील्ड है। The magnetic field. तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस हिसाब से इस कंपैरिजन बेस पे ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, Magnetic field. ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। Yes, sir. हर मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल है। जी सर. करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक तरह काम कर रहा है, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। Yes, sir. तो ऑन द कंपैरिजन विद द फॉर्मूला दिस NIA is equivalent to P। जी सर. इलेक्ट्रिसिटी में जो काम P करता था वो काम यहाँ पे NIA कर रहा है। Yes, sir. अगर हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते तो इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, जी सर. इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। सो NIA is called magnetic dipole moment of magnetic dipole M। Okay, Yes. so torque is the M basically, MB sin theta। यहां पे आपका डेरिवेशन खत्म होता है। जी सर. परंतु कई बातों के ऊपर विचार करना बाकी है, इसे आप पहले यहां तक अपडेट करके आर्टिकल कंप्लीट कर दें। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. आर्टिकल का डेरिवेशन आया तो यहां तक आपका अपडेट हो जाता है, सब कुछ बता भी दिया आपने कौन क्या इंडिकेट करता है। पर आपके लिए जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बी में कोई बार मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हो थीटा एंगल बनाते हुए, तो उस पे लगने वाला टॉर्क जो उसको सीधा करने के लिए कार्यरत है, जो इसकी एक्सिस को फील्ड की सीध में लाने की कोशिश कर रहा है, वो टॉर्क है MB साइन थीटा, जहां की M NIA की जगह पर आपने रखा। देखिए, तीन अति महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। Yes, sir. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट।
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायमेंशन Yes. आ ही जाएगी बोर्ड में। Yes. पहले डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर यूनिट की बात करेंगे और अंत में डायमेंशन। पहले पूरा फोकस इसकी डेफिनेशन पे देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट आपने जवाब है 90 हो जाएगा, Yes. तो 1 हो जाएगा। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इफ b इज इक्वल टू 1 हो जाए तो m की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क मैक्सिमम। सोचें कितनी प्यारी डेफिनेशन इससे बनेगी। ये जनरल फॉर्मूला है, आंख बंद करके लिख सकते हो। Yes, sir. आपने दो बातें कर दी, एक तो थीटा 90 कर दिया और फील्ड को यूनिट कर दिया। Yes, sir. तो 90 करने से ये 1 हो गया, b1 ये 1 हो गया। m इज इक्वल टू टॉर्क। m इज इक्वल टू टॉर्क जब भी बोलेंगे जब दो काम आप कर देंगे। Yes, sir. मैग्नेटिक डायपोल को फील्ड के परपेंडिकुलर रख देंगे और फील्ड यूनिट एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए, Yes. तब हम कह सकते हैं कि उस पर जो भी टॉर्क काम कर रहा है वही उसका मोमेंट है। हमें क्या है कि देखिए, ये एक मैग्नेटिक डायपोल है या करंट कैरिंग कॉइल है, Yes. ठीक है, या बार मैग्नेट है। इन सबको ही हम मैग्नेटिक डायपोल बोलेंगे, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे करंट कैरिंग कॉइल हो। हमें इस मैग्नेट का, बल्कि मैग्नेटिक डायपोल बोलना ही इस समय उचित है, मैं इस मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करना है। Yes, sir. तो मुझे इसे कहां ले जाना पड़ेगा, Sir, यूनिट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाना पड़ेगा Yes, sir. और वहां ले जाके Theta 90 degree. हाँ परपेंडिकुलर रख देगा। अगर मैं किसी भी मैग्नेट को यूनिट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर फील्ड के 90 डिग्री रख दूं, तो इसको सीधा करने के लिए जो टॉर्क इस पे लगेगा वही इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। Yes. किसी भी मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक मोमेंट उस टॉर्क के इक्वल है जो इस पे उस वक्त लगता है जब इसे यूनिट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके परपेंडिकुलर रख दिया जाए। Yes, sir. आएगा समझ में? जी सर। अब इसकी डेफिनेशन लिखिए जैसे जैसे हम बोल रहा हूँ। वैसे एक बार बोलने की कोशिश करना आप जरा, आपको डिफाइन करना इसी नॉलेज के बेस पे बिना लिखे आपको डिफाइन करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। जब प्रयास करना, मैं स्टार्टिंग कराता हूं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इज डिफाइंड एज द magnetic dipole moment of magnetic dipole is defined as the sir when maximum दौर में इशारा कर रहा हूं, समझ नहीं पा रहे हो। नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम कहने की अवस्था नहीं है। 90 डिग्री पे अपना मैक्सिमम हो गया। yes, sir. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट acting on a unit magnetic
शुरू से बोले, शुरू से। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट magnetic dipole moment is defined as ऑफ मैग्नेटिक डायपोल magnetic dipole moment of magnetic dipole इज is the डिफाइंड एज द is defined as the torque. acting on it Yes, when when placed in a unit magnetic field and and the angle between the परपेंडिकुलर बोल दो, फिर डेफिनेशन को लंबी मत खींचो। yes sir, अब देख लो, समझ में आ गया ना सारा? yes sir. इसको बार बार मेन फॉर्मूला लिख दिया करते हैं और उससे डेफिनेशन अपना बनाने की कला आनी चाहिए। राइट नाउ ये नोट कर लिया, ये नोट करना पड़ेगा तभी डेफिनेशन अपना बनेगी वहां का एग्जाम। Sir, एक minute. हाँ कर लो। Yes sir. हो गया, लिखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट है बहुत है। Yes sir. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल is defined as the torque Torque. acting on it, defined as the torque acting on it when Placed. it is placed in Yes sir. unit and uniform magnetic field it is placed in unit and uniform magnetic field perpendicular to it. ये तो 100% क्लियर। Yes sir. जब इसके 2 बार प्रैक्टिस और करोगे इसके बाद तो दोनों बार 4-4 5-5 बार इसकी डेफिनेशन अपना बोलना पहले तब लिखना। अब कोई काम बोर्ड के लिए पेंडिंग मत छोड़ो कि क्लियर हो गया मैं इसको बाद में याद कर लूंगा। बाद के लिए बहुत सारे इकट्ठा हो जाएगा, फिर हाथ तो हाथ ये सोच करो कि कल बोर्ड का एग्जाम है। इस तरीके से इस मेंटेलिटी के साथ आगे बढ़े। दूसरी बात, यूनिट, बच्चे यूनिट बना देते हैं पर फालतू का टाइम लगा देते हैं बहुत ज्यादा। इसको सेपरेट कर देंगे, इसकी लिखेंगे, इसकी लिखेंगे, इसकी कुछ होती नहीं है, जबकि ये भूल जाते हैं कि आया कहां से था। अच्छा yes sir. यूनिट एंड डायमेंशन तो इससे बनाओ ना, क्यों चक्कर में पड़े बिना मतलब के। Yes sir. तो क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट होती है नंबर ऑफ टर्न्स की, एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर, बस एम्पियर मीटर स्क्वायर। और यूनिट बनती है डायमेंशन अपना बन जाती है L2 और एम्पियर का A। ओके, Yes. इस तरह ये आर्टिकल आपका आज लाइव क्लास में हो गया पूरा। वीडियो लेक्चर में शायद वो 3D वाला पॉइंट समझ में नहीं आता है बस। Yes. ठीक है, डन फिर। ओके हाँ. ठीक है, नोट कर लो।